के तनाज़े में पड़ने के बजाय अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करना चाहती है। जम्मू में एविएशन से मुतालिक एक किताब का इजरा करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक मुंतखब वज़ीर आला हैं जिन्हें अपनी सियासी तरजीहात का बखूबी इल्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बुनियादी सहूलियात मिले, उनके मसाइल हल हों। उमर सरकार इसे लेकर के संजीदा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह बातें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड और 370 की बहाली की जद्दोजहद की क़यादत नहीं की तो उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस इंटरव्यू से अपनी ही सरकार को फिर से बैकफुट पर लाने की एक बात कही जा रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के भी सीएम हाउस के बाहर एहतजाज में शामिल थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आगा रूहुल्लाह कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी ताबीरात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली के बाद चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं क्या मतलब है। किसने कहा? राहुल ने। वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़बान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुना हुआ मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलकर चलना है। इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़े लड़ाई, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे। सर, ड्यूल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। और आगा रूहुल्लाह मेहदी के बयान को लेकर के पार्टी के अंदर भले ही उनकी मुखालिफत हो, लेकिन उनके पार्लिमानी हलके में लोग उनके साथ खड़े हैं। श्रीनगर में KCTV से बातचीत करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को नींद से बेदार करने की कोशिश की है। 3-4 दिन पहले बयानबाजी शुरू किया, बोला आगा सईद रूहुल्लाह वो ड्रामाबाजी कर रहा है, वो यहाँ आया। मगर मेरे ख्याल से, मेरे नज़र से उन्होंने ड्रामाबाजी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया, लोगों ने उनको रिचार्ज डाला, वोट दिया, मतलब हमारे कामों के लिए। 3 महीने से आज तक उन्होंने एक भी काम अंजाम नहीं दिया। सर, हमें लगता है उन्होंने उनको जगाया कि 3 महीने से उन्होंने शायद नींद किया, अभी कोई काम नहीं किया। आगा रूहुल्लाह मैंने खुद देखा ग्राउंड लेवल पे, वो खुद गया उधर, उन्हें धरने में शामिल, धरना दिया और उनके साथ वो बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए गया उधर। उनने उसको शायद जगाया, फारूक अब्दुल्ला साहब को, सकीना यतूब को, क्योंकि लोगों को हमने वादा किया, उन्होंने वोट दिया, इसलिए आप जागो, उनका मसला हल करेंगे। ये जो हमारी बात उन मेंबरान तक पहुँचे, उन जो हमने चुना है यहाँ पे जो सीएम, उन तक भी पहुँचे, रूहुल्लाह साहब पास भी जाएगा ये बात। और ये जो सकीना यतूब जी साहब आपस में जो बात कर रहा है, पहले वो दुआ कर रहा था कि कब यहाँ एक ही पार्टी खड़ा हो जाएंगे। जब एक ही पार्टी, एक ही आवाज़ यहाँ मिल गया हमारे कश्मीर के अंदर, तो लग रहा है कि हम बिखर गए, अलग अलग खानों में हम बट गए, अलग अलग हमारा सोच है, अलग अलग। आपका सरकार मेरा मशवरा यही है कि जो आपस में पहले बात करो। जो अगर कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई धरना देना है, चाहे दिल्ली के अंदर देना है या श्रीनगर के अंदर, आपस में मिलो। फिर उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट बनने से पहले आप मिल रहा था, ताकि ये जो लोगों का एतमाद है, ये एतमाद लोगों के अंदर बरकरार रहेगा और भरोसा बढ़ेगा। अब बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ है, क्या आवाम की नुमाइंदगी सही से हो रही है, क्योंकि आवाम तो नाराज़ है और आवाम का कहना है कि अब तो कुछ नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। उसके साथ साथ क्या फारूक अब्दुल्ला ये वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि मरकज़ से टक्कर नहीं ले सकते, अब उनके इशारों पर ही चलना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी गहराइयाँ, बारीकियाँ नापने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं शेख अवैस साहब, स्पोक्स पर्सन है NC के, उमर जान साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं, और राकेश कौल साहब BJP डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तीनों हजरात का इस्तकबाल करते हैं हम। शेख अवैस साहब आपकी तरफ आएंगे और सवाल वही है कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, जो पैनल में बैठे हैं इनको मेरी तरफ से आदाब सलाम। तो पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है। ये पार्लियामेंट
मेंबर है, इनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, लाइक यू नो वो बता सकते हैं। मैं पार्टी का स्टैंड बता सकता हूं कि जो हमने वादे किए हैं अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के लोग अवाम के साथ, जिसमें जो मैंडेट उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दिया, तो जो भी वादे हमने प्रोमिस जो किए हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो हम फुलफिल करेंगे। और जादू की तो कोई छड़ी है नहीं कि 2 महीने में सारे प्रोमिस हम कर लेंगे। लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी, क्योंकि हमें पूरा पता है कि जो भी हमने वादे किए हैं उन वादों को हम बिल्कुल निभाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप ही बता दीजिए, ठीक है उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एनसी का क्या ओपिनियन है? वो किसकी तरफ है? अवाम की तरफ, अपने लीडरान की तरफ, या फिर सेंटर की तरफ? जो मैं कह रहा हूं ना कि इसमें सेंटर की तरफ होना, ये जो इस पे ये जो स्टोरियां चल रही है अभी, लाइक कि बेमतलब है। लाइक बेमतलब इस वजह से है कि आपको भी पता है कि जब भी कोई स्टेट जैसी जम्मू कश्मीर वाली स्टेट, यहाँ पे जो अभी खजाने खाली बैठे हैं, है नहीं कुछ वहां पे। ये कोई वैसी स्टेट नहीं है जहां से टैक्स से उतना पैसा आता है कि हम डिपेंडेंट नहीं है सेंटर पे। सेंटर के साथ जो है हमने जो प्रोमिस किए हैं, जो पैकेजेस आने हैं, वो तो पैसा आएगा तो लोगों की जो नीड्स है, फुलफिलमेंट है, जो हमने प्रॉमिस चाहे राशन को लेके किया है, चाहे हमने इलेक्ट्रिसिटी को लेके किया है, चाहे हमने जो एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हो 30% अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है कि बेरोजगारी है। जहां तक रही 370 की बात, जो रोहला साहब के मुंह से भी मैंने सुनी, तो 370 रातों रात वो कोई जादू करके नहीं ला सकते। एक पॉलिटिकल फाइट है। बीजेपी को 70 साल लगे उसको खत्म करने में, बट हमने जो लोगों के सामने बातें, हमने तो पहले ही महीने में, पहले ही दिन इनफैक्ट स्टेट के लिए हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे और स्टेट के लिए हमने बहाल की, एक रेजोल्यूशन पास किया। फिर उसके बाद 370 को लेके असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया। हर एक चीज में अपना एक प्रोसीजर होता है, एक बाय मींस ऑफ लॉ, लाइक वी कैन नॉट गो ऑन द रोड्स एंड वी कैन फाइट फॉर 370 और फॉर दैट मैटर एनीथिंग। बट हमें याद है लोगों का जो जमीन का राइट हो, चाहे जॉब्स का राइट हो, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है और खड़ी रहेगी। बाकी जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर है उनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप ज्यादा उनसे पूछ सकता है। मैं पार्टी का स्टैंड बोल सकता हूं कि पार्टी का स्टैंड क्या है। जब हमारे चलिए बिल्कुल बहुत ही खूबी आपने जवाब दिया, लेकिन आप साइड से निकल गए। खैर, आवाम के लिए छोड़ते हैं इस चीज़ को, वो समझ जाएगी इसको बेहतर। उमर जान साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अभी जवाब दिया है हमारे शेख अवैस साहब ने, काफ़ी मंझे हुए लीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त बोलते भी हैं, मैं आपसे समझूंगा कि आगा रुहुल्लाह का जो बयान है और आवाम का जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी पैदा हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर के। ख़ासतौर पे आवाम का कहना है कि उमर सरकार को जगाने का काम किया है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उवैस साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने और साथी राकेश जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, 8 अक्टूबर का जो लोगों का फैसला आया, सारा जो रिमोट कंट्रोल है वो 825 दिन को लेके उमर साहब के हाथ में है। तो अभी सरकार जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जहां आप भी मानते हैं और लोगों का भी मानना है कि 10 साल की समस्याएं यहां पे पड़ी हैं, और 10 साल में लोगों के कितने मुश्किलात है, कितने समस्याएं हैं और कितने मुश्किलातों का सामना किया है लोगों ने, वो पूरा हमारा देश जानता है जम्मू कश्मीर को लेके। लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस में जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह साहब ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके और पार्टी का नियम रख के लोगों के बीच में आए और अलायंस के हित में कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जम्मू कश्मीर में दूर रखा जाए, ये एक पड़ाव रहा। लेकिन उस पड़ाव को क्रॉस करने के बाद जिस प्रकार से रुहुल्लाह साहब के बयानात आते हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, खासकर कश्मीर की बात में बोलूं, जहां लोकसभा सीट पे आगा रुहुल्लाह साहब विराजमान है,
लोगों के काफी ख्वाहिशात, लोगों के काफी जज्बात, एस्पिरेशंस को लेके आगा रूहुल्ला एक तंजीम के साथ वाबस्ता है जिसको जम्मू कश्मीर में नेशनल। हाँ, लेकिन वो अवाम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि अवाम ने उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। पार्टी दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेंगे। राकेश कौल साहब, आपकी तरफ आते हैं। आगा रूहुल्ला का बयान बीजेपी किस नजर से देख पा रही, क्योंकि अवाम का कहना है कि जगाने का काम किया है आगा रूहुल्ला ने उमर सरकार को। पहले तो मैं आदाब मेरा आपको और मेरे जो पैनलिस्ट है उनको भी आदाब और नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हम जिस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, ये हर वक्त का एक ड्रामा होता है, तो ये पहले से ही चल रहा है इनका। आप पार्टी में हो, आप पार्टी के कैंडिडेट हो, आप पार्लियामेंट मेंबर हो, ये खाली इंडिविजुअल पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, पब्लिक ने बनाया, मगर किसके टिकट पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर बनाया। पार्टी जो उनको मैंडेट दे और पार्टी मैंडेट दे के ये फील्ड में आके अपने पब्लिक के सामने अपने मैनिफेस्टो अपना और पार्टी का रखा। क्या ये पहले डिसाइड नहीं हुआ था? इनके पास सब कुछ डिसाइडेड है, एवरीथिंग जो है इनके पास टेबल पे कि हमें क्या पब्लिक को बोला, क्योंकि ये इंडिविजुअल बात नहीं होती, ये इंडिविजुअल एक एमपी की बात नहीं होती है। ये गए अपने लोगों को कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबने कहा, खाली हमारे एमपी साहब ने नहीं कहा, क्योंकि एमपी साहब ने क्या कहा पहले और इनकी पार्टी ने क्या कहा कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम बिजली को फ्री करेंगे, हम ये करेंगे। अब इनकी ये जो है, ये अभी आप इसमें सीरियस मत जाइए, ये एक ड्रामा चल रहा है विद इन पार्टी। मतलब आपको लग रहा है कि आपस में सब मिले हुए हैं? ये सब मिले हुए हैं। ये कह रहे हैं, मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि 10 सालों का, बिल्कुल 10 सालों का खाली ये नहीं था, ये 90 से लेके आज तक जो क्रम में इन लोगों ने इनको रखा है, तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, नेशनल, पीडीपी, क्योंकि गवर्नर इन्होंने किया सबसे। इसको जो जामा, जो असली पहल जो की, वो हमारी पार्टी ने किया कि हम पहुंचे लोगों के, हमने डेवलपमेंट के काम किए। ठीक है, ये इनको अभी इसी में रखेंगे, अभी ये लड़ाई करेंगे, फिर जी वो 370 लाएंगे। अब वो कहते 370 नहीं आएगा तो फारूक ओजला साहब कह रहे हैं कि ये जो एमपी है इनके अपने वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, शेख वैस साहब से भी इसका जवाब लेंगे कि क्या ये मिली भगत है और पब्लिक को डायलेमा में रखने वाली बात है। और उमर जान साहब, जो 10वीं वाली बात आपने कही थी कि 10 साल का फैलाया हुआ है, पहले अब मैं आपसे चाहूंगा, फिर शेख वैस साहब की तरफ आऊंगा। जी, तो जिस दिन आगा रूहुल्ला साहब ने प्रेस में अपना ट्वीट करके कहा कि मैं गुफकार रोड पे प्रोटेस्ट पे आऊंगा जी, ये उस समय की स्थिति थी, लेकिन जिसमें हमने देखा कि जो पीएचडी के हिस्से रहे, जिन्होंने दावे किए थे कि हम 370 वापस लाएंगे, तो उसमें श्रीनगर के जो एक्स मेयर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट एवं महब्बा मुफ्ती साहिबा की जो बेटी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। आगा रूहुल्ला साहब मुल्क के एक बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑनरेबल मेंबर है, और इस बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑनरेबल मेंबर होने के नाते जम्मू कश्मीर किस स्थिति पे चल रही है, आगा रूहुल्ला साहब बिल्कुल वाकिफ है उन चीजों से। लेकिन उनके बयानात, क्या वो अटेंशन टुवर्ड जो अलायन सरकार इस समय है। ठीक है, आगा रूहुल्ला साहब जब जुड़ेंगे तो इसका जवाब हम उनसे भी ले लेंगे 10 साल वाले। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा था कि 10 साल का जो फैलाया हुआ मसला था उसे उमर सरकार दुरुस्त कर रही है और उसमें कठिनाइयां आ रही हैं। कौन साहब उसी का जवाब मांग रहे हैं? उमरजान साहब, चलिए शेख वैस साहब, मैं चाहूंगा कि मिली भगत वाली स्टेटमेंट पे जरूर आप कुछ बोलें। जी, मैं राकेश जी से बोलना चाहता हूं कि जो मिली भगत की बातें ये कर रहे हैं, हाँ। पहले तो यही लोग थे, इन्होंने अभी पीडीपी का नाम भी लिया, ये वही लोग थे जिन्होंने पूरे देश भर में ये प्रचार चलाया, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार चलाया, जम्मू के अंदर, कि हम किसी के साथ यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे। फिर इन्होंने पीडीपी वालों के साथ ही टाइप किया, जो बेटीवाद, मुफ्तीवाद ये कह रहे थे। देखिए, सत्ता पाने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी कहते हैं,
रही बात, हम लोगों को वो अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं कि हम 370 को, जिस तरह इन्होंने देश भर में 370 भेजा, हम जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के दिमागों के अंदर 370 भेजे कि हम बोले कि जब वो रोजगार की बात करे, हमको रोजगार चाहिए, शेख अवैस साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताइए। आप कह रहे हैं कि 370 को उन्होंने बेचा। आमिर साहब पहले कंप्लीट करने, ठीक है, बोलिए। लेट मी फिनिश प्लीज। हम 370 की एक पॉलिटिकल फाइट है, पॉलिटिकल बैटल है, वो चलेगी ही चलेगी बाय लीगल मींस। रही बात 370 को अवाम में भेजना कि हमें जॉब्स प्रोवाइड करने हैं उनको, तो हम 370 आगे लाएंगे। हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है जिसका हमने वादा किया है, हम उनको बोलेंगे 370। हमको राशन डबल करना है, हम बोलेंगे 370। देखिए 370 से मेरे आवाम का पेट भरेगा नहीं, उनको भी पता है एक पॉलिटिकल फाइट है, वो पॉलिटिकल फाइट उन्होंने भरोसा रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और उनका भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे बेचा आपने इसे। जी इलेक्शन के टाइम पे इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, बेचा वोट के लिए। नहीं, हमने अगर खाली 370 मुद्दा बनाया होता, हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करने की बात नहीं करते, हम राशन को डबल करने की बात नहीं करते, हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते। हमने इस चीज को भी रखा कि 370 की फाइट हम करेंगे, आप लोग हम पे भरोसा दिखाइए। चलिए, उन्होंने भरोसा, इस भरोसे के तहत कौन साहब 370 को लेके, जो हमने जॉब्स को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पानी को लेके, रोड्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो यहाँ पे जो घोटाले हुए हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े स्कैम्स अभी आ रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फायर एंड सर्विस का जो स्कैम आपके सामने है, जो भी स्कैम्स, चाहे हमारा जो बच्चों का जो यहाँ पे प्रोमिसेस किए गए थे, जो आपको पता है वो फुलफिल नहीं हुए। देखिए हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हम 370 को ही भेजेंगे, उन अवाम का पेट 370 से आएगा। एक पॉलिटिकल फाइट है, एक पॉलिटिकल बैटल है। बीजेपी को 70 साल लगे इस बैटल को फाइट करने में, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनली देखिए उन्होंने वो हटाया। By legal means, we are saying by legal means, having the full trust in the democracy of the country out there. ठीक है। कौल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। वैसा फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कौल साहब गलत कह रहे हैं सब। हाँ, नहीं बोलिए आप। देखिए ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको पहले कहा 370 के इनको मैनिफेस्टो जो था 370 पब्लिक में गए कि हम 370 को वापस लाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमारे पास भी उसकी कॉपी है, हर एक के पास काफी है। नहीं तो वो इससे मुकर नहीं रहे कौल साहब। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम वापस लाएंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं हमने, ये पॉलिटिकल इशू है। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है। अरे हमने उस टाइम ही कहा कि वापस कभी नहीं आएगा, और आज की डेट पे भी नहीं, और ना कभी आ। मतलब आप कौल साहब आप क्या बोल रहे हो कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? मतलब ये है क्या फिर? बिल्कुल। देखो 370 जो आड़ आपने ली थी, ये खाली वोटों के लिए थी, और आज भी आपने उससे वोट लिए 370। साहब ये अभी हमें 2 महीने हुए हैं सरकार में, हमने जो प्रॉमिस किया था, चाहे स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, चाहे स्पेशल स्टेटस, वैस साहब लेट हिम कंप्लीट। कॉन्फ्रेंस ने पूरा कर दिया है, आप इत्मीनान रखिए, और आने वाले टाइम में वैस साहब जनाब शेख वैस साहब उम्मीदें हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। ओके शेख वैस साहब आप अपनी बात रखें, आप कौल साहब को बोलने दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आई विल फिनिश एंड आप मुझे क्वेश्चन कर। चलिए कौल साहब मैंने कहा हर वक्त 60 साल में आज ये कह रहे घोटाले हुए, वो हुए। इन्होंने, मैं हर वक्त ये कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, आज फिर तीसरे इंक्रीज पर एपिसोड पर, कि घोटाले किन्होंने किए, इन्होंने कितने रिकॉर्ड किए, गुप्ता रिकॉर्ड कहाँ गया। आज ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये अलायंस करके, आज हमारे आदरणीय फारूकुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि देखो जी दिल्ली के साथ काम करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं फारूकुल्लाह साहब ने, हमारे अलायंस है, अलायंस इनका तब तक ही चलता है जब तक इनके अपने मुफाद है उसमें, जब तक एक सीट गेन करते हैं, उसके बाद कोई अलायंस नहीं होती है। गुप्कार अलायंस भी खत्म हो चुका है, कितने अलायंस उन्होंने किए, झूठों का सहारा लेके ये हर वक्त चले हैं कि यूथ को, आज एक यूथ को कह रही नौकरी नहीं मिल रही। भाई साहब, मेरे भाई साहब, आप इसका आंसर दीजिए। यूथ जो था वो आपके गवर्नमेंट में ही था ना, क्यों आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया? क्यों आपके डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई जो डेवलपमेंट 2014 से हुई? मैं भी वहां पर हूँ, मैं भी कश्मीर में होता हूँ। आप देख लीजिए जितनी स्कीमें आई है हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, और एलजी साहब इस वक्त वो भी चला रहे हैं। आज आपको मैंडेट मिला है, मैं उसको
बिल्कुल सल्यूट करता हूं, पब्लिक ने आपको मैंडेट, आप 3 साल 3 महीने हो गए आपको, उसमें आपने एक मैंने पिछली बार भी कहा, आज आपको भाई साहब कह रहा हूं कि आप एक काम गिन लीजिए ना, आपने क्या काम किया। आप पिछले जो किताबें आपने बनाई है उनको पेज चेंज कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, वही गिनती पब्लिक के सामने और झूठ बोल के पब्लिक के सामने। पब्लिक ने आप पर फिर भरोसा किया, एक मौका दे दिया आपको, आप खड़े हो जाइए, उतरे ना उस पर। आप 370 की दामती ने, आप ही लोग हैं। आप ठीक है कौल साहब आपसे एक सवाल, एक ही सेकंड। इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या कहा, हम मीटर नहीं लगाएंगे, हम बिजली फ्री करेंगे। आज तो आप ही मीटर, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, उमर साहब, नहीं मीटर लगेगा तभी बिजली आएगी। भाई साहब आप खुद सवाल भी है, आप खुद जवाब है। नहीं कौल साहब, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि 10 साल में आपके ऊपर जो इल्जाम है कि बेड़ा गर्क कर दिया आपने जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर भी आप बोलिए कुछ, बताइए ना, कौन सा एक एग्जाम्पल दीजिए ना। हमने बेड़ा गर्क क्या किया? हाँ, हमने बेड़ा गर्क क्या किया, हमने इनको आगे नहीं दिया, हमने डेवलपमेंट की, हम लोगों तक गए, हम बच्चे नौजवानों के पास गए, हमने स्कीमें दे दी। ठीक है, बेड़ा गर्क क्या किया है ये जवाब ले लेते हैं। बताइए ना, एक जवाब दीजिए ना, बेड़ा गर्क किसका? ठीक है, जवाब हम ले लेते हैं। जिन्होंने ये सवाल उठाया था कौल साहब, जिन्होंने ये सवाल उठाया था उन्हीं से पूछते हैं। ठीक है उमर जान साहब बोलिए, कैसे आपको लगा कि बेड़ा गर्क हुआ है? जी, मैं कौल साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार में है, वो जम्मू कश्मीर की मेहरबानी से है। जिस तरीके से इन्होंने अन्य प्रदेशों में 370 और 35A का भेजा कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने जी मारा, हमें वोट दे दीजिए। बिल्कुल महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने जीता, बहुमत से जीता, बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टोटल और इनके जो झूठे स्लोगन और इनके जो झूठे वादे, इस जम्मू कश्मीर को एक बनी बनाई स्टेट थी, यहाँ अपना कल्चर था, यहाँ अपना ट्रेडिशन था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, इन सब चीजों को हम, इस बात का अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अफसोस इस बात का। नहीं कौल साहब, इलेक्शन जीता, हमने इलेक्शन जीता है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, आता हूं शेख वैस साहब आपकी तरफ आता हूं। माननीय देश के गृह मंत्री जी ने कहा, हमने चुनाव में जुमला चलाना था, हमने इलेक्शन जीता है, हमने महाराष्ट्र भी जीता, हमने हरियाणा जीता, और हमने लोगों के दिल जीते। 1 लाख जम्मू कश्मीर के, एक बात बताइए। ठीक है कौल साहब आप, उमरजान साहब 10 साल में चुनाव नहीं कर पाए आप। जम्मू कश्मीर का दिल कब जीत रहे हैं आप? महाराष्ट्र आप जीत गए, हरियाणा आप जीत गए, मुल्क को आप जीत गए। कौल साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल कब जीतेंगे आप ये बताइए हमें। बिल्कुल जीत लिया। देखिए, आप कह रहे हैं इनको 60 साल हो गए घोटाले करते हुए, पहले उस गंद को हमने खत्म किया। इन सालों में जो उन्होंने गंद मचाई थी वहां पर, जो उन्होंने यूथ को यूटिलाइज किया, पत्थर लगाने के लिए पैसा दिया गया, यही लोग हैं। सर माजी में जो चीजें हुई उस चीज को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वरना बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये समझूंगा कि लोगों की एक डिमांड है, आप स्टेटहुड दे दीजिए। अब उनसे अगर एनसी को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रही है या कुछ नहीं कर रही है आवाम के लिए, और आवाम में भी नाराजगी है, तो कहने की सर वजह तो आप भी हैं। कौल साहब, इनको सीधा सीधा स्टेटहुड दीजिए, कहिए कि ये तुम्हारे हुकूक है, ये तुम्हारे राइट्स है, काम करो तुम सीधा सीधा। आमिर साहब देखिए, आप एक पत्रकार है जी, सब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी जानते हैं, हमारे भाई साहब, हमारे पीडीपी वाले भी, जो भी है, पूरा देश जान रहा है, पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बड़े ऐवान में, जो हमारा हिंदुस्तान का है वो होता है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कितनी बार मैं इनको समझाऊं, वहां पर राकेश कोल जी क्या टिप्पणी कर सकता है। मैंने कहा, पिछले इंटरव्यू में भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि स्टेटहुड मिल जाएगा अपने टाइम पर, जो आएगा टाइम पर स्टेटहुड। इन्होंने देखो, मैं फिर रिपीट क्वेश्चन पे इनको सवाल करना चाहिए। इन्होंने पहले कहा था इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, वो भी हो चुके। दिस इज हिस्ट्री इन कश्मीर J&K कि पहली बार इतनी परसेंटेज पे इलेक्शन हुआ विदाउट वायलेंस। ये भी ये कहीं जीतेंगे हारेंगे ये लोग की मशीन। चलिए कौल साहब, मैं इससे पहले एक सवाल आपसे करता हूं। एक ही मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में जी हमने कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, वो बिल्कुल टाइम आने पर स्टेटहुड मिल जाएगा J&K। उसके बाद भी ये जनाब, मैं माननीय देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट
राकेश जी को शायद, मैं पता नहीं है राकेश जी को कि नहीं कमिटमेंट नहीं, राकेश जी बहुत सीनियर लीडर है, उन्हें पता है ये चीज। वो ये भी जानते हैं कि लद्दाख में भी वादा किया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो ये भी जानते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। अप्रोप्रिएट टाइम की बात करें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कौल साहब, सिर्फ एक आखिरी सवाल, फिर मैं ओवैस साहब की तरफ शिफ्ट होऊंगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, ये अफवाहें उड़ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात पे आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि पार्लियामेंट में वो पास हो जाएगा और उमर सरकार धाराशायी हो जाएगी और उसके बाद फिर बल्ले बल्ले, क्या इस तरह की कोई बात थी या सिर्फ अफवाह है? देखिए हमने पहले कहा हमारी पार्टी जो है सच की पार्टी है, सच्चाई पर चलती है जी। हम सल्यूट करते हैं मैंडेट का, पब्लिक मैंडेट का, पब्लिक मैंडेट का हम सल्यूट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतलब जो लोगों ने इनको चुन के भेजा है, हम उसको सल्यूट करते हैं, हमें उसमें कोई दो राय की बात नहीं। बाकी जो पार्लियामेंट में हमारी जो पास होगा वो तो बिल्कुल होगा, ये वन नेशन वन थ्योरी ये बिल्कुल पास होगा। आप देख लीजिए आने वाले पार्लियामेंट में, उससे हमको कभी ये नहीं सोच, हमारी सोच ही नहीं। चलिए वो अगर देश के हित में होगा तो बिल्कुल पास होगा, कोई मसला नहीं। किसी को ये करेंगे राकेश साहब, किसी के ऐसे ठीक है, पब्लिक मैंडेट है, वी सल्यूट टू द पब्लिक मैंडेट। शेख ओवैस साहब, सवालात बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले बीच में आपने उंगली खड़े किए थे, पहले आप उस चीज का जवाब दे दीजिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं जो 10 साल की जो उमर साहब ने कहा गन मचा रखी है और जो घोटाला इन्होंने किया है वो मैं आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स में देना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए। ये 10 साल के जब पावर शिफ्ट हुआ पीडीपी और बीजेपी के हाथ में 2014 में, ताकि 2024 तक हमारा जो स्टेट का कर्जा था वो 50,000 से 55,000 करोड़ का था। वो कर्जा 60 साल के टाइम में वो कर्जा चढ़ा है स्टेट पे। आप इस पे पूरा आमिर जी गौर कीजिए। जी, मेरे पास वो चीजें हैं, आप बोलिए, गलत होगा टोक दूंगा मैं आपको, बोलिए। इस 10 साल के शासन में एक जो पीडीपी के साथ इन्होंने जो गेम रची, यहाँ पे एक पीडीपी का शासन रहा, फिर एलजी का शासन जो रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, ओवैस साहब इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं 100% दुरुस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी साफ तौर पे आपको कह रही है कि भाई काम करिए ना, जो आपके पास है अभी फिलहाल उसी से करके दिखाइए, कम से कम कौन रोक रहा है आपको? आमिर जी प्लीज। आमिर जी पहले मुझे सवाल तो करने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। बोलिए। इस साल के शासन में 60,000 करोड़ का डबल कर दिया इन्होंने, इनफैक्ट मोर देन डबल इन्होंने कर दिया 10 साल के अंदर। वो 60,000 करोड़ जो 55,000 करोड़ 60 साल में स्टेट का कर्जा बना था, अगर हमने घटोला किया था या हमने कोई चोरियां की थी, हम 60 साल में 55,000 का कर्जा 10 साल के अंदर इन्होंने 60,000 का कर्जा स्टेट के सर पे चढ़ा दिया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जब हमने 2014 में हम लोगों ने हमें चुना नहीं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो थी 12%। आज के डेट पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो 30 से 32% पहुंच चुकी है। ये 10 साल के पीरियड में इन्होंने ये डबल कर दिया है। रही बात, इन्होंने बात कही 200 यूनिट, जो उमर साहब ने कहा कि 200 यूनिट हमने प्रॉमिस किए हैं तो हमें वो देने हैं। मीटर की आपने बात की, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। मुझे एक चीज बताइए, हमने 200 यूनिट फ्री करने की बात की है और हम वो 200 यूनिट देंगे, मगर मुझे एक चीज बताइए आमिर जी, ये 200 यूनिट हम कैसे फ्री देंगे? अगर किसी के वहां पे मीटर नहीं लगा है तो हम ये 200 यूनिट कैसे फ्री देंगे? आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए कि हमने 200 यूनिट का प्रॉमिस किया है। क्या ओवैस साहब, इससे पहले ये बात नहीं आई कि ये मीटर उखाड़ के फेंक दो, निकाल के फेंक दो, इसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मीटर उखाड़ के फेंक दो मतलब क्या उमर साहब ने ये नहीं कहा था कि मीटर की कोई अहमियत नहीं है, ऐसे मीटर को हटा के फेंक दो? मैं डिनाई नहीं करूंगा उस चीज को लेकर जी, उमर साहब ने नहीं कहा। ठीक है, ओके। ओवैस साहब का जवाब जैसे मुकम्मल होगा मैं आपकी तरफ आता हूं। उमर जान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, राकेश कोल जी का जो अपने पार्टी की बात ये रख रहा है इधर, देखिए सरकार 8 अक्टूबर के बाद बनी, 10 साल के बाद असेंबली का दरवाजा लोगों की मैंडेट से खोल गया, न कि बीजेपी के मैंडेट से, पहली बात। और दूसरा, जमहूरी तौर, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है सरकार की, जो मेजर क्वेश्चन मार्क किए थे उमर साहब ने, सबसे पहले स्टेटहुड का रेजोल्यूशन ऑनरेबल मेंबर्स ने सबमिट किए, तब भी
भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबरों का बौखलाहट आपने देखा, किस तरीके से उन्होंने असेंबली सेशन में डिस्टर्ब करके प्रोटेस्ट किए, टेबलों पे आए, बाकी चीजें की। खैर वो तो नियम होता है, बट ऑनरेबल तरीके से अगर होता तो ठीक था, लेकिन वही हिटलरशाही। और दूसरा, सरकार ने इमीडिएट यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन था उसको चेंज कराया, बिल्कुल। और तीसरा जो एज रिलैक्सेशन थी उसको भी उन्होंने वो मसला भी हल किया है। अब धीरे धीरे लोगों के जो 10 साल के मसाइल है, उमर साहब प्रॉपरली मॉनिटर करके हर एक मसले का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। सर उमर जान साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आप या एनसी या दूसरी कोई पार्टी आखिर बीजेपी का भूत क्यों दिखाना चाहती है हर वक्त? बीजेपी क्या कोई विलन है क्या? सर मुझे ये बताइए, इस वक्त जो डबल कंट्रोल है, हाँ। अगर स्टेट हमें वापस दिया जाता विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, आप देखते कि अलायंस सरकार किस प्रकार से लोगों के जो 10 साल के मसाइल है वो हल करते। देखिए डबल कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उमर साहब दिल्ली जाएंगे, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, हमारे एलजी साहब नाराज, ठीक है, तो ये डबल कंट्रोल जो है ये इम्बैलेंस है। लेकिन उनको डर है बीजेपी को कि अगर आपको कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया तो फिर जम्मू कश्मीर की हालत पहले जैसी ना हो जाए। और देखिए बीजेपी का जहां ये डबल कंट्रोल है, इनका जो रोड मैप है, एक टाइम पे इन्होंने मिशन कश्मीर चलाया था, एक टाइम इन्होंने नया कश्मीर चलाया था। अरे जनाब, हमें वही पुराना कश्मीर में रह रहे हैं, यहाँ कोई नया ना ही बना बीजेपी के कार्यकाल में, और यहाँ ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास जो इनके नारे हैं। बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा। जी कौल साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी हमें बिल्कुल, मैंने कहा पुराना कश्मीर में के ठेकेदार है, पुराने से सींचा है ये भारतीय जनता पार्टी में, तो से ये बात निकाले। ये पुराने कश्मीर में क्या था? मिलिटेंसी थी, आपका नहीं था, ये किसी की जागीर नहीं थी, ये आपकी जागीर नहीं थी। कश्मीर राकेश जी आपकी भी जागीर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार ना बने मुल्क के। ये मेरी बात सुन लीजिए आप, अगर आपको क्षमता है सुनने की, हमने 10 देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं कौल साहब उमर साहब सुनने की प्रॉपर्टी है। देखिए मैं ठीक है कौल साहब बोलिए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर, देखिए कौल साहब, जम्मू कश्मीर के आप भी हैं उतने ही नागरिक, उमर जान साहब भी उतने ही नागरिक, एक सियासी लीडर के बजाय आप एक आम नागरिक भी हैं। उमर जान जी क्या कर रहे हैं? उमर जान जी कह रहे हैं कि हमें पहले जो कश्मीर था वैसा नहीं, आपने कहा कि वैसे ही रहना पड़ेगा। आपकी शासन में मिलिटेंसी हो गई, आपकी शासन में कश्मीर पर एक्सोडस हुआ, आपकी शासन में क्या क्या नहीं हुआ, किन किन की बातों में, कितना मैं नहीं गिनूं आपसे, कितना आपको गिनूं आपसे, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई आपके शासन में। कौन साहब? उमर जान साहब ठीक है, उमर जान साहब सुन लीजिए, उमर जान साहब मैंने कहा सुन लीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कौन साहब सच्चाई रख लीजिए, सच आप रख लीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। ये आपको क्यों लग रहा है कौल साहब? ये आपको कड़वा क्यों लग रहा है? देखिए कौल साहब ऐसे नहीं चल पाएगा। उमर जान साहब ऐसे नहीं चल पाएगा, बराए मेहरबानी ऐसे नहीं चल पाएगा डिबेट। कौल साहब मैं आपसे इतना समझने की कोशिश करूंगा, इल्जाम तराशियों का दौर अगर ऐसा ही चलता रहा तो जम्मू कश्मीर की आवाम के भलाई के लिए कौन काम करेगा? सर आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में हैं, आवाम की भलाई के लिए आप सरकार से क्यों नहीं दबाव डाल रहे हैं? आप अपने खजाने के दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? इनको पावर क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ इतना सा सवाल है। हेलो कौल साहब आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। देखिए हमने दरवाजे खुले हुए हैं, हर वक्त खुले हुए थे। जब सैलाब आया था उस टाइम भी दरवाजे खुले थे। हर एक स्टेट के लिए जहां पर भी जो भी गवर्नमेंट करता है, हमारे दरवाजे पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने खुले रखा सारा डेवलपमेंट के लिए। हमने क्या किया? हमने गवर्नमेंट के बगैर, हमारी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी, फिर भी हमने डेवलपमेंट प्रोसेस चलाई। वहां पर डेवलपमेंट इतनी हो चुकी जो अभी 60 सालों में कभी हुई नहीं थी। अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे? ये मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब गई कश्मीर और वहां से जो रिपोर्ट आई है वो हम तो अपना नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी घर का नहीं बोल रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन के सारे होते हैं, चेयरमैन भी उनका ही होता है, आपको बिल्कुल पता है, मेरे भाई साहब को पता होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने वहां से लिख के दिया जितनी डेवलपमेंट आज पहली बार हुई है
वहां पर कश्मीर में आज तक कभी हुई नहीं। हम डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। हम इनके सर एक बात बताइए, मुझे कौल साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक, ठीक है वैसा उमर जान साहब माफी के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं। कौल साहब को मुकम्मल जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। अवैध साहब भी बहुत देर से इंतजार में। कौल साहब बताइए, दूसरी जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो लोग जम्मू कश्मीर से ज्यादा वाकिफ हैं या जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी हालत जार से ज्यादा वाकिफ है? नहीं, बाहर की रिपोर्ट ने हम नहीं की देखी। देखिए आपने जो क्वेश्चन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई थी उन्होंने उस वक्त भी एक क्वेश्चन आवर था कि वहां कुछ नहीं हुआ है। देखिए मेरे सवाल का आप सर इसमें दूसरा एंगल, हाँ ठीक है मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा कि पार्लियामेंट में भी उस टाइम इन्होंने क्या कहा कि सर, कुछ नहीं हुआ। सर कौल साहब सवाल उस पे नहीं है, मैं जिस एंगल से आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कौल साहब, देखिए डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट हैं आपके, एक सेकंड बोलिए, इन्होंने अभी चलाया क्या इनके शासन में एक्सोडस कश्मीरी पंडित का नहीं हुआ? सर फिर वही चीजें आप लेकर के आ रहे हैं वहीं पे। शायद ये टाइम कब पड़ जाए हमारे पास बातचीत के लिए। मैं सिर्फ कौल साहब इतनी बात समझूंगा, डेवलपमेंट पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो आपने मिलिटेंसी को दबाया, हालांकि मिलिटेंसी जम्मू के रीजन में बढ़ी भी, उस पर भी क्वेश्चन है, लेकिन जो पत्थरबाजी खत्म की, हालात को नॉर्मलाइज किया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल यह है कि जो मीडिया की स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही है डेवलपमेंट की दुनिया को, उसके अलावा भी एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर से ज्यादा कश्मीरी जम्मू के लोग जो रहते हैं वहां पे, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना आप ना हुकूमत, जो वहां की हुकूमत है, ना अपोजिशन जो स्ट्रांग में आप हैं। तो अवाम के मसाइल पे कब ध्यान दिया जाएगा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको यही कहा कि जो मसाइल वहां पर थे, देखिए मैंने वही में बात कर, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। 60 सालों में जो गंद वहां पर मची थी उसको हमने 60%, मैं ये नहीं कहूँ 60-70% हमने उसको खत्म कर दिया। एम्प्लॉयमेंट की अभी चल रही थी, उसमें भी बात चल रही है, वो भी हो रहा है। अब गवर्नमेंट आ चुकी है, रूलिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, सेंटर के साथ बात, प्रधानमंत्री जी के बात होगी। जितने भी तकलीफ, मैंने कहा कि एक मैंने मिसाल दे रहा हूं इनको, मेरे भाई साहब को बता दीजिए, जब ये भी छोटे होते या आज ये बड़े हैं, क्या पहले जमाने में जब हम लोग थे, आई एम बोर्न 70, इनको कह दीजिए क्या तहसीलदार या पटवारी या कोई डीसी साहब किसी के गाँव के घर जाता था? गाँव में जाता था? नहीं जाता था। इतने चपले, इतने जूते खत्म होते थे मेरे कश्मीर के लोगों को या जम्मू के। चलिए शेख वैद साहब से फाइनल इसका जवाब ले लेते हैं। आज वो खत्म हो चुका है। आप उसका तो एक को मैं जवाब दे देता, एक ही आंसर, चलिए एक आंसर में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं वैद साहब की तरफ आता हूं। देखिए राकेश कोल जी जो बता रहे हैं कि 60 साल में जो गंद जम्मू कश्मीर में मचाई, हाँ। यहाँ तो अगर गंद थी तो अलायंस को इतना मैंडेट क्यों आया, बीजेपी को क्यों नहीं आया? सर वो तो माइंडसेट आप लोगों ने बना रखा है लोगों का, बीजेपी का भूत दिखा के। तो 60 साल में अगर यहाँ तरक्की होती, नया कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी का बोलना है कि हमने नया कश्मीर दिया, कुपवारा वही है, बारामूला वही है, बांडीपोरा वही है, श्रीनगर वही है, बड़गाम वही है, पुलवामा वही है। छोड़ दीजिए शेख वैद साहब, ठीक है उमर जान साहब की अपनी राय है और इसमें ठीक है, चूंकि आज हमें एक और टॉपिक पे डिस्कस करना है, आप तीनों डिग्नेटरीज से इस वजह से बराए मेहरबानी एक खास टॉपिक पे भी आपसे डिस्कस करनी है। लास्ट में चंद सेकंड में जवाब ले लूंगा वैसे साहब से, फिर उस टॉपिक के ऊपर आता हूं। वैसे साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? आमिर जी देखिए, मैं डिने नहीं करूंगा कि जब ये बात करते हैं पथराव रुक गया, कैसे इन्होंने 2 लाख नौजवानों को अभी जेलों में बंद करके रखा है, वो बंद हो गया, वट एवर मीन्स। आप इनको चाहिए नजरसानी करे, एक उन बच्चों पे भी एक उनको वार्न किया जाए, उनको भी जिंदगी जीने का हक बनता है। रही बात बड़े दावे कर रहे 60 साल से हमने गंद कोई नहीं मचाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में 12% थे, अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 32% इनके 10 साल के शासन में पहुंच चुकी है। इनको पूछे कि आपने हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को कहां धकेला? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% था 2014 में, 32% आज के डेट पे क्यों है? आप इनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं, आप इनकी कहानी सुन रहे हैं। आप इनको बोलिए कि जो 60 साल में 50,000 करोड़ का कब्जा स्टेट चलिए आपका एम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट तो हुई ही जाएगी जब आपने अपने अवैध साहब जेबों में सारा कुछ रखा था। कौल साहब उन्होंने बड़े ही सब्र से आपको सुना था। अवैध साहब को भी आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अवैध साहब, आपका टाइम है, बोलिए क्या कह रहे थे आप? आपको कर्जा वाला सवाल है। आपका सवाल यह है कि नौजवानों को नशे में क्यों धकेला, बेरोजगारी में क्यों धकेला? बिल्कुल कौल साहब, आप जवाब दे दीजिए इस चीज का। किन्होंने नशे में भेज दी भैया? जो मैं वही कह रहा हूँ, 10 साल में क्या 10 साल में ये हुआ है? 2014 से 2024 तक आपकी सरकार थी। पहले चलिए ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ये ब्लेम गेम छोड़ देते हैं। आप तीनों हजरात से गुजारिश है कि ये थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं आपस में उलझना। ये चीजें खत्म किया कौल साहब, आप लोगों ने क्या किया? कौल साहब, ये चीजें ब्लेम गेम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक और बड़ा मुद्दा है जिसपे गौर करना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि टाइम कम है हमारे पास, इस वजह से मैं चाहूंगा कि इस चीज को जो है खींच ले। इंडिया इत्तेहाद के सियासी मुस्तकबिल की बात करेंगे। सियासी मुस्तकबिल पे, यानी कि इंडिया इत्तेहाद का आगे क्या होने वाला है, उस पर उनके फ्यूचर पे बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही है और इसके वजूद को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा के बाद से मुख्तलिफ रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद से ही इत्तेहाद का बिखराव सामने आने लगा और दिल्ली असम्बली इंतखाबात में आम आदमी और कांग्रेस के दरमियान अलग अलग लड़ने, अलग अलग होने के फैसले पर चर्चा होने लगी और इस बात को और भी ज्यादा हवा दी गई। इत्तेहाद के हिस्सा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कायम हुआ यह इत्तेहाद आज भी कायम है। वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद के लिए कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है। ताहम उन्होंने इत्तेहाद में शामिल पार्टियों और उनके लीडरान की मीटिंग में बुलाए जाने पर सवाल उठाया है। क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया था तो शायद ये नाराजगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल सभी जमातों को बैठ करके इसके मुस्तकबिल पे, फ्यूचर पे फैसला करना होगा। देखिए, जहां तक अलायंस का मामला अलायंस हर चीज में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूं उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। और जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। अब जहाँ तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा